वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। ट्रंप अगेन इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के धोखाधड़ी के मामलों में इन्वॉल्व पाए जाने पर और ट्रंप के 2024 में फिर से प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में इस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। पढ़ना है उसी अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसा है, हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी ग्रामर वोकैब को अलग से लेकर के समझने की कोशिश करता हूँ। बस आज आप भी यही काम करने वाले हैं और जो भी आप सीखें ग्रामर का, वोकैबलरी का, अप्लाई करें इस क्विज़ पे। क्लोज टेस्ट है 5 क्वेश्चन और लास्ट में क्वेश्चन है वोकैबलरी का। सब लोग कोशिश करना, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। पहले आप करके देखो, फिर आपको पता लगे आपने कितना सीखा। शुरू कर लेते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे ट्रंप अगेन। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा पास में से, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा सा आपको आज मैनेज करना पड़ेगा, है ना। कह रहे फिर एक बार ट्रंप। अच्छा, कहाँ पे आया है भाई ये ट्रंप? ट्रंप तो आप जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप। बात कर रहा है ऑन चार्जिंग ऑफ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। चार्ज करने की, आरोप लगाने की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पे, इस कंपनी के जो ट्रंप चलाता है। तो इस कंपनी के ऊपर अब बहुत सारे मामले लग गए हैं। कह रहे ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कहना ये चाह रहा है, चार्ज करने का मतलब होता है अक्यूज़ करना, किसी को जो आरोप लगाना, ब्लेम लगाना। इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है अरायन। अरायन का मतलब होता है न्यायालय में जो कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे किसी को चार्ज करना, इसको कहते हैं अरायन करना। ठीक है, चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। अगर आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उसको ज़रूर से स्प्रेड करें, है ना। कह रहे द फ्रॉड चार्जेस आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द GOP टू फाइंड न्यू लीडरशिप। कह रहा है जो फ्रॉड के चार्जेस हैं ना, जो ट्रंप पे लगे हैं, ये सारे के सारे फ्रॉड के चार्ज एक अपॉर्चुनिटी हैं, एक मौका है। और किसके लिए? GOP नाम की पार्टी के लिए। अब ये GOP कौन सी पार्टी है भाई? ये पार्टी है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का दूसरा नाम है। समझ गए मेरी बात को? तो कह रहे ये जो चार्जेस हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है रिपब्लिकन पार्टी के लिए कि वो नई लीडरशिप को फाइंड करे। ट्रंप के नाम पर उनका जो लीडर उन्होंने चुना हुआ है, ट्रंप को, उसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इन चार्जेस का सहारा लेकर के रिपब्लिकन पार्टी अपना पीछा ट्रंप से छुड़ा सकती है। समझ गए? सब्जेक्ट आपका चार्जेस, वर्ब आपकी आर। सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा ब्लू और पिंक कलर में, इसी तरीके से पूरे आर्टिकल का। ज़रूर से इसको फॉलो करना है ना। चलिए बढ़ेंगे आज की आर्टिकल की वोकैबुलरी की तरफ। उससे पहले रात को 9:30 बजे आपको रोज़ एक वीडियो मिल रही है 10 दिनों के क्रैश कोर्स की। कल वीडियो नंबर 5 मैंने अपलोड की थी। SSC, CGL और SBI जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी का इंग्लिश का सेक्शन इसमें कवर्ड है। ज़रूर से इन वीडियोस को फॉलो करना। 10 ही वीडियोस आने वाली हैं, 5 आ चुकी हैं, 5 अभी आनी बाकी हैं। 9:30 बजे का टाइम फिक्स है। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि इस वीडियो की तरह और भी कंटेंट उनको मिल जाए, तो आपको 100 आवर का ऐसा ही कंटेंट मैं इन सभी टॉपिक्स पे बना करके दे चुका हूँ। स्टार्टर्स पे, कनेक्टर्स पे, बैंकिंग एग्जाम्स के सारे टॉपिक्स, है ना। और SSC और UPSC के भी आप सारे टॉपिक्स यहाँ देख सकते हो। ये सारा कंटेंट 29, 59 और 159 3 मेंबरशिप्स में आपको मिलता है। ये पूरा कंटेंट 100 आवर्स का है, 100 आवर्स से भी ज़्यादा का। सभी टॉपिक्स के लिए आप जो है यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हो। पेड प्लेलिस्ट में चैनल के होम पेज पे रखी हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इस वीडियो को प्ले करें और आपको इसमें समझाया हुआ है किस प्लान में आपको क्या मिलता है। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पे चला रहा हूँ, सस्टेनेबल मॉडल है, छोटी सी मेंबरशिप फी रखता हूँ, इसीलिए। शुरू कर लें। चलिए आज की वोकैबुलरी देख लेते हैं। आपने कुछ दिनों पहले कुछ वर्ड्स पढ़े थे मेरे साथ, फोर्ज और मीडियोकर। इन दोनों से ही आज जो है ना आपका फिर से पाला पड़ेगा। दोनों वर्ड्स को दिमाग में फिर से बिठा लेना। फोर्ज का मतलब होता है किसी इलीगल डॉक्यूमेंट को बनाना या किसी बहुत एफर्ट लगा करके किसी रिश्ते को बनाना, है ना। फोर्ज का मतलब होता है। मीडियोकर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ज़्यादा जो है ना एक्सेप्शनल ना हो, बिल्कुल साधारण सी हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की ना हो, उसको बोलते हैं मीडियोकर। आज इन्हीं से आपका पाला पड़ने वाला है। पहला वर्ड है रन ऑफ द मिल। मीडियोकर का ही एक सिनोनिम है। मीडियोकर और रन ऑफ द मिल में कोई फ़र्क नहीं है ना। इस वर्ड को मीडियोकर से कनेक्ट कर लेना। दूसरा वर्ड है हमारे पास आज का ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड या रिस्की। हिंदी में बोलते हैं दुस्साहसी। समझ गए ना। बोल्ड और रिस्की, लेकिन एक नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में इसको आप वर्ड को यूज़ होते हुए कम देखोगे। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। हर प्लान टू विजिट यूरोप
ड्यूरिंग द पेंडेमिक वॉज ऑडेशियस। उसका जो प्लान था यूरोप को विजिट करने का महामारी के दौरान वो बड़ा ही दुसाहसी था। दुनिया मर रही है, लॉकडाउन लग रहे हैं, लेकिन इसको यूरोप जाना था घूमने, इसने ऐसा प्लान बनाया ना, ये भी अपने आप में बड़ा दुसाहसी है। समझ गए ना, ऑडेशियस नाम के वर्ड को ऐसे यूज़ करते हैं। अब इसके सिनोनिम भी ऐसे ही हैं, इंट्रेपिड और फुल हार्डी। ये फुल हार्डी तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, जो कि बहुत हार्ड है ना, जो फूल है मतलब पागलपनों में भी जिसने बहुत हद कर रखी है, ऐसा ही आदमी होता है ऑडेशियस, है ना, बहुत रिस्की। चलिए अगला वर्ड है अपने पास सैल्वो। सैल्वो का मतलब होता है ऑल आउट अटैक, पूरा एकदम जो है ना, पूरा गोलीबारी जो एक साथ कर देना, एकदम अटैक कर देना, उसको बोलते हैं सैल्वो। द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स इन्वाइटेड अ सैल्वो ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नलिस्ट प्रेजेंट। मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने इनवाइट किया एक अटैक को क्वेश्चंस के, और किससे, जर्नलिस्ट से जो भी वहाँ प्रेजेंट थे। समझ गए ना, तो सैल्वो का मतलब यही होता है, एकदम पूरा जो है एकदम धावा बोल देती है कोई चीज़, वो सैल्वो कहलाती है। हिंदी में बोलेंगे धावा बोलना। इसका एक सिनोनिम होता है वॉली, दूसरा सिनोनिम है बैराज, है ना, वॉली और बैराज। तीसरा वर्ड है अपने पास लार्सनी। लार्सनी का मतलब होता है चोरी, है ना, मिस एप्रोप्रिएशन या थेफ्ट। इशूइंग अ बैड चेक इज अ फॉर्म ऑफ लार्सनी। एक बैड चेक को इशू करना एक लार्सनी की फॉर्म है। अगर आप अपने चेक पे साइन गलत करके किसी को दे रहे हो, या चेक ऐसा इशू कर रहे हो जितने आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कानून की भाषा में वो चोरी है, लार्सनी कहलाती है। लार्सनी को प्लंडरिंग और स्टीलिंग भी बोल सकते हैं। ये कानूनी जो है ना, लीगल एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स में ये वर्ड आपको मिलेगा, लार्सनी और फेलनी। चलिए आज का लास्ट वर्ड है प्लूटोक्रेट। ये वर्ड आप सभी जानते होंगे, मैं आज आपको तोड़ के बता देता हूँ ताकि इस वर्ड से रिलेटेड कोई आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बचे नहीं। प्लूटो मतलब गॉड ऑफ वेल्थ, और क्रेट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो गॉड ऑफ वेल्थ है, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि वेल्थ पे सवार होके अपने पैसे के दम पे पॉलिटिशियन बनाए, या फिर पॉलिटिशियन है और साथ साथ में पैसे का भी बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा जो है रिच पर्सन है। समझ गए ना, प्लूटोक्रेट। मैं आपको ऐसे यूज़ करके दिखाता हूँ। द प्लूटोक्रेट हैड अमास्ड हिज वेल्थ फ्रॉम द बिजनेस ऑफ इलीगल माइनिंग। इस प्लूटोक्रेट ने, इस रिच पॉलिटिशियन ने अमास किया था, इकट्ठा किया था अपनी धन दौलत को, वेल्थ को, इस बिजनेस से जो था इलीगल माइनिंग का, खनन का, ऐसा जो इलीगल होता है, जो गैर कानूनी है। प्लूटोक्रेट आप अक्सर देखोगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, ऐसे लोग डोनाल्ड ट्रंप जैसे बहुत पैसे वाले जो कि बहुत बड़े राजनेता भी बने हैं, सभी के सभी प्लूटोक्रेट कहलाते हैं। चलिए 4 वर्ड्स हैं भाई, रिपीट करते रहना, इनको रिवाइज करते रहना। 150 पौने 200 वर्ड्स हो चुके हैं, सारे आपको मैं डिटेल में करवा चुका हूँ। चलो समरी टाइम। समरी बहुत सीधी सी है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ पोलराइजिंग फिगर। इसका मतलब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को या तो आप प्यार करेंगे या आप उसको हेट करेंगे। पोलराइज करता है वो सारी दुनिया को। इसको बहुत फ़ायदा मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इसकी पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हुआ है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी जिसको हम बोलते हैं। आज की डेट में पार्टी चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह किसी और को लीडर बनाएं, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि उसको लीडरशिप की पोजीशन से निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, इसकी जो पर्सनल कंपनियां हैं वहाँ पे धोखाधड़ी के मामलों में वो कंपनियां लिप्त पाई गई, इन्वॉल्व पाई गई। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास एक बहुत मौका है बढ़िया वाला। आप इसी बहाने, इसी जो है जालसाजी के केसेस के बहाने डोनाल्ड ट्रंप को अपना लीडरशिप से निकाल दो, नया लीडर ढूंढ लो। समझ गए, बस आज की यही समरी है, ढूंढ लो नया लीडर, आपके पास मौका है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आज की टोन है एडवाइसिंग और दूसरी टोन है एथिकल। एथिक्स की बात करेगा कि एक ऐसा लीडर जो कि दुनिया को आपस में लड़वाए, ऐसा लीडर जो कि धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त हो, क्या उस लीडर को इलेक्शन में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। दोनों ही बातें कर रहा है, एडवाइस भी कर रहा है और एथिकल टोन से एथिक्स की बात भी कर रहा है। समझ गए। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया से रिलेट मैंने कर दिया है, इसी समरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिशियंस जो अक्यूज़ होते हैं करप्शन के और दूसरे सीरियस क्राइम्स के अक्यूज़ होते हैं, है ना, क्या उनको अलाउ करना चाहिए उनके पॉलिटिकल करियर्स को कंटिन्यू करने के लिए या फिर इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। जवाब आपको देना है इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए कि ज़्यादातर हमारे जो सीजनल पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास एक ह्यूज पॉलिटिकल बेस भी है और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी है। अगर इसको हमने अप्लाई कर दिया तो सारे बड़े नेता चुनावी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को जो है ना कंसीडर करते हुए आपको रिप्लाई करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का है, ज़रूर से सब लोग कोशिश करें। मैं भी लिखता हूँ 3 सेंटेंस में आंसर करूँगा, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरी राइटिंग भी मिलेगी। सब लोग लिखा करो, 3-3 सेंटेंस रोज लिखोगे, महीने में 100 सेंटेंस हो जाते हैं, है ना। चलिए, कह रहे द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी ओन्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, has been charged by authorities in New York State on 15 felony counts, including for committing a scheme for defraud, conspiracy, grand larceny, criminal tax fraud,
एंड फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। कह रहे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है, कह रहे वही जो कंपनी ओन्ड बाय है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिस कंपनी को मालिक हैं, जिस कंपनी के जो है ऑन करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट। कह रहे ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ज कर दी गई है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे आरोप लग गए हैं। और किसके द्वारा लगे हैं भाई? अथॉरिटीज़ के द्वारा, वहाँ की जो अमेरिका की जो है जांच एजेंसियों के द्वारा। और कहाँ की? न्यूयॉर्क स्टेट की। और कहाँ पे ये चार्ज लगे हैं? 15 फेलनी काउंट्स पे। देखो फेलनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम, कोई भी बड़ा क्राइम हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे इस तरह का कोई भी क्राइम हो ना, डकैती हो। तो कह रहे 15 डकैती या मर्डर या रेप ऐसे बड़े बड़े काउंट्स के ऊपर लगे हैं इन पे। मर्डर रेप तो क्या होगा, इन्होंने चोरी की है ना, बड़ी वाली चोरियां की हैं। तो काउंट का मतलब है ये 15 काउंट कर रहा है, 15 फेलनी के क्राइम को बता रहा है, 15 क्राइम्स हैं। कह रहा है जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग है, अच्छा किसके लिए? कमिट करने के लिए एक स्कीम को जो है डिफ्रॉड करने की, लोगों को चूना लगाने की, कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र रचने की, एक है ग्रैंड लार्सनी की, एक है बहुत बड़ी चोरी की, लार्सनी मतलब चोरी, एक है क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड की, टैक्स के अंदर आपने इतना बड़ा फ्रॉड किया आप क्रिमिनल हो गए हो, और एक है फॉल्सिफाई करने की, बिजनेस रिकॉर्ड्स को, अपनी बिजनेस की बुक्स को गलत बनाने की, उनको जाली तरह से बिजनेस की बुक्स को बनाने का। समझे? सेंटेंस लंबा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंपनी को ऑन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के, कह रहे ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ज हो गई है अथॉरिटीज़ के द्वारा न्यूयॉर्क स्टेट में 15 चार्जेस पे, 15 फेलोनी काउंट्स पे। अब वो काउंट किसके कौन कौन से हैं? जिसमें शामिल है एक तो कमिट करना एक स्कीम को, बनाना एक स्कीम को जो कि लोगों को चूना लगाती है, दूसरा है षड्यंत्र का, तीसरा है बहुत बड़ी चोरी का, ग्रैंड लार्सनी का, चौथा है क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड का, और पांचवा है बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने का, अपनी कंपनी की जो चौपड़े जो हैं, अपनी कंपनी की जो किताबें हैं, अकाउंटिंग है, उसको खराब बनाने का। समझ गए? अब देखो इसके अंदर देखने वाली चीज़ें, डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब होगी हैज़ बीन चार्ज, फेलनी मैंने आपको बता दिया बहुत बड़ा क्राइम होता है, डिफ्रॉड करना मतलब चूना लगाना, फॉल्सिफाई करना मतलब झूठ बनाना किसी चीज़ को, फोर्ज करना, फोर्ज नाम का वर्ड आप देख चुके हो, मैनिपुलेट, फोर्ज, फैब्रिकेट, फॉल्सिफाई, टेम्पर विद, सब के सब किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ करने को बताते हैं, है ना। लार्सनी भी आप देख चुके हो, थेफ्ट को, चोरी को जो है ना, स्टीलिंग को हम बोलते हैं लार्सनी या चोरी। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे हमने द नहीं लगाया क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट के बाद में प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। जब नेम प्लस डेजिग्नेशन का कॉम्बो आ जाए उस केस में हम डेजिग्नेशन के आगे कभी भी द को नहीं लगाते हैं। दूसरा, इस सेंटेंस में एक एरर भी है, जब भी आप किसी को चार्ज करते हैं ना तो आप करते हैं चार्ज विद। देखो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, चार्ज का मतलब आरोप लगाना, कॉन्विक्ट का मतलब आरोप सिद्ध करना, एक्विट का मतलब बाइज्जत बरी करना, एक्सोनरेट एक्विट का एक सिनोनिम है बाइज्जत बरी करने का। आप इनमें कॉमन सी चीज़ देखोगे, आप सबके साथ में ऑफ देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट, सिवाय चार्ज के। चार्ज का होता है चार्ज विद, है ना। चार्ज फॉर आपको बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा और ये टेक्निकली सही भी नहीं है ना, बहुत ही 1-2% सेंटेंसेज में चार्ज फॉर लिखा हुआ मिलता है। तो याद रखें इस छोटे से चार्ट को, बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ में ऑफ आएगा, लेकिन सिर्फ चार्ज के साथ में विद आएगा और एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम भी आ जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे चार्ज विद आना चाहिए था फॉर की जगह। बढ़ेंगे आगे, चलिए। कह रहे प्रोसिक्यूटर्स हैव ऑल्सो ब्रॉट चार्जेस अगेंस्ट अ स्वीपिंग एंड ऑडेशियस फ्रॉडुलेंट स्कीम इन्वॉल्विंग द फर्म CFO taking more than $1.7 million in undeclared remuneration from the company for personal expenses। अब ये एक एक करके बता रहा है कौन सी घटनाएं इसकी कंपनी में हुई हैं गलत वाली। कह रहा है जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो प्रोसिक्यूट करने वाले हैं, ऐसे लोग जो सरकार के वकील हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को कटघरे में लेके आए हैं, प्रोसिक्यूटर्स। समझ गए ना? कह रहा है सरकारी वकीलों ने ब्रॉड किया है, लेकर के आए हैं वो चार्जेस को, और किसके खिलाफ? एक बहुत ही स्वीपिंग और ऑडेशियस फ्रॉडुलेंट स्कीम के खिलाफ, एक बहुत ही फार रीचिंग, स्वीपिंग मतलब बहुत बड़े दायरे वाली, है ना, जो बहुत सब चीज़ों को अपने दायरे में ले, और ऑडेशियस मतलब दुस्साहसी, आपको मैं बता चुका हूँ, बोल्ड और रिस्की। कह रहे प्रोसिक्यूटर्स, सरकारी वकील ले आए हैं चार्जेस को एक ऐसी फ्रॉड करने वाली, बहुत ही दुस्साहसी और बहुत ही बड़े स्केल की स्कीम को, जो इन्वॉल्व करती है कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी का सबसे बड़ा अकाउंटेंट, उसके टेक करने को से ज़्यादा $1.7 मिलियन को, और किसमें? अनडिक्लेयर्ड रेम्यूनरेशन में, बिना डिक्लेयर की हुई सैलरी में, और किससे? इस कंपनी से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो इससे CFO ने क्या किया?
इतने सारे पैसे इस कंपनी से निकाल लिए इस स्कीम के बहाने, जो कि स्कीम ही अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड थी। ऐसे चार्ज सरकारी वकीलों ने इस पर लगाए हैं। समझ गए? अब देख लो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। प्रोसिक्यूटर्स की वर्ब है हैव आल्सो बोट, यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरली वर्ब है। ठीक है। स्वीपिंग मतलब फार रीचिंग, जिसका बहुत बड़ा दायरा हो, स्कोप बहुत बड़ा हो। ऑडेशियस मतलब दुसासी। फ्रॉडुलेंट मतलब फर्जी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या कंपनसेशन। जब आप किसी से सैलरी पूछते हो ना अपनी, तो सैलरी वर्ड को यूज़ ना करें, रेम्यूनरेशन वर्ड को यूज़ करें। व्हाट रेम्यूनरेशन डू यू गेट, आपको क्या कितने पैसे मिलते हैं, कितना सैलरी मिलता है ना। सैलरी के लिए सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाइल Mr. Trump has not been charged in this legal salvo, it is possible that might happen in the future should the investigation determine that he engaged in criminal conduct। कह रहे जहां मिस्टर ट्रंप को चार्ज नहीं किया गया है, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में, और किसमें, इस कानूनी सेल्वो में, इस कानूनी बड़े ऑल आउट अटैक में। सेल्वो क्या होता है? हर तरफ से आने वाला अटैक, बैरेज, वोली, है ना। तो ट्रंप साहब को इस लीगल सेल्वो में, कानूनी हमलों में चार्ज नहीं किया गया। कह रहे जहां ऐसा है वहीं ये भी पॉसिबल है दैट वो ये कि ये चीज़ माइट हैपन, ये चीज़ हो सकती है इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में। अच्छा कब होगी ये फ्यूचर में? अगर शुड द इन्वेस्टिगेशन डिटरमिन, अगर इन्वेस्टिगेशन ऐसा डिटरमिन कर ले, सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ये ध्यान रखना, अभी करवाऊंगा। अगर इन्वेस्टिगेशन ये निर्धारित कर ले कि वो इंगेज किया था, वो काम में लगा था क्रिमिनल कॉन्डक्ट के, कानूनी जो है व्यवहार के, तो अगर इसने भी ये काम किया है, कोई क्रिमिनल काम किया है, तो इसको भी चार्ज कर लिया जाएगा। अभी तक ट्रंप पे कोई चार्ज लगा नहीं है इस पूरे मामले में। समझ गए? अब आओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। ट्रंप की वर्ब है हैज़ नॉट बीन चार्ज्ड, इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है माइट हैपन, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है शुड डिटरमिन, और ही की वर्ब है एंगेज्ड। कॉन्डक्ट का मतलब होता है व्यवहार या बिहेवियर, इसके लिए एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है डिमीनर। आपके कॉन्डक्ट को, आपके बिहेवियर को आप अच्छा एडवांस वर्ड यूज़ करना चाहें तो बोलेंगे डिमीनर। सेल्वो मैंने आपको बता दिया, ऑल आउट अटैक। अब आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे। पहला सवाल ये कि भाई ये दैट 2 बार क्यों आ गया? अरे 2 नहीं 3 बार भी आ जाएगा अगर ज़रूरत होगी तो। इंग्लिश में ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि एक वर्ड 2 बार नहीं आएगा, अगर ज़रूरत है तो आ सकता है। देखो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दैट क्या पॉसिबल है, ये पूरी बात पॉसिबल है, ये पूरी बात पॉसिबल है। तो दैट नाम की कंजंक्शन इस पूरी बात को बता रही है। समझ गए मेरी बात को? और ये वाला जो दैट है, यहाँ पे दैट है प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये काम हो सकता है। तो ये दैट है एक प्रोनाउन, ये दैट है एक कंजंक्शन, दोनों साथ में आ गए हैं। आपको लग रहा है जुड़वा भाई हैं, लेकिन ये जुड़वा भाई नहीं है, ये कंजंक्शन है, ये प्रोनाउन है। समझ गए मेरी बात को? अब दूसरा सवाल दिमाग में आएगा, सर ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? शुड पहले आ गया, इन्वेस्टिगेशन बाद में आ गया। ध्यान से समझें, बेसिक ग्रामर आपने की होगी तभी समझ में आएगा। फर्स्ट कंडीशनल आपको सिखाया हो मैंने, इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग वी विल कैंसिल आवर प्लान्स। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम अपने प्लान्स को कैंसिल कर देंगे। बाहर घूमने जाना, कॉफ़ी पीने जाना, नहीं जाएंगे बारिश अगर होने लगी। अब ये फर्स्ट कंडीशनल की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। आप सीधे सीधे पहले क्या करो, यहाँ से इफ़ को निकाल दो, और इफ़ को निकाल करके बाकी का पूरा सेंटेंस लिख दो, ऐसा का ऐसा। चलो इसी में बना देता हूँ, है ना। इफ़ को निकाल दो, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहने दो, और आगे इफ़ की जगह जोड़ दो शुड। और आपका जो वर्ब है वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में डालो, क्योंकि शुड के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पे लिख दो स्टार्ट, शुड इट स्टार्ट रेनिंग वी विल कैंसिल आवर प्लान्स। इसी को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसने अपना रूप बदल लिया, फर्स्ट कंडीशनल ऑल्टरनेटिव फॉर्म। अब मेरा आपसे सबसे सवाल है, ये तो आप समझ ही गए यहाँ पे कैसे बना हुआ है ना। यहाँ पे लिखा होता है इफ़ द इन्वेस्टिगेशन डिटरमिन्स, हमने इफ़ को निकाला और शुड को यहाँ पे लगा दिया। सवाल आपसे ये है कि ऐसे ही सेकंड कंडीशनल की भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है और थर्ड की भी होती है। सेकंड कंडीशनल का एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, आप इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को अभी बनाने की कोशिश करें। मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, अगर आपने नहीं बनाया और पेपर में नहीं करके आए तो फिर आपका काम नहीं होगा, है ना। कोशिश करो, सब लोग कोशिश करेंगे। सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होती है ज़रूर से बताओ कमेंट्स में जिसको आता है। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा ऑलरेडी मिस्टर ट्रम्प्स नेम वॉज मैंशनड एट सेवरल पॉइंट्स इन द इंडाइटमेंट and the evidence at hand appeared to show that as the former CEO of the company, the 45th president of the US had signed some of the illegal compensation checks in the 15-year
टैक्स फ्रॉड स्कीम। अब बता रहा है ट्रंप के ऊपर छींटे कहाँ पड़े। कह रहा पहले से ही ट्रंप का नेम मेंशन था सेवरल पॉइंट्स पे, अलग अलग जगहों पे, इस पूरी इंडाइटमेंट में, इस पूरे मामले में, इस पूरे आरोप की चार्जशीट में। इंडाइटमेंट होता है आरोप, है ना, एक्विजिशन। तो कह रहा है पहले से ही ट्रंप का नाम कई जगह था पूरे आरोप में, और जो एविडेंस एट हैंड है, जो सबूत हमारे हाथ में है, वो अपीयर होते हैं क्या भाई, शो करते हुए इस चीज़ को, दैट वो ये कि ये जो पुराना सीईओ ऑफ द कंपनी है, ये जो इस कंपनी का फॉर्मर सीईओ है, जिसका नाम 45वां प्रेसिडेंट भी है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप, कह रहा है इसने साइन किया था कुछ एक इलीगल कॉम्पेंसेशन चेक्स को 15 साल के टैक्स फ्रॉड स्कीम में। तो ये स्कीम चली है 15 साल से ही काम होता आ रहा है। तो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जो इनका CFO है, उसके कई सारे इलीगल चेक्स को साइन किया था। अभी तक की एविडेंस हमें इतना बता रही है, चाहे गलती से किया हो चाहे जानबूझ के किया हो, ये हमें आगे जाके पता लगेगा। समझ गए। ट्रंप नेम की वर्ब है वॉज मेंशन्ड। इंडाइटमेंट आपको बता दिया मैंने, चार्जेस को, एक्विजिशन को, है ना, आरोपों को बोलते हैं इंडाइटमेंट। इसको कुछ स्टूडेंट्स हैं, खासकर हिंदी वाले, मैं भी बोलता था, इंडिक्टमेंट बोलते हैं, है ना, इंडिक्टमेंट। तो सी यहाँ पे साइलेंट है मेरे भाई, इंडाइटमेंट, है ना। एविडेंस की वर्ब है अपीयर्ड, प्रेसिडेंट की वर्ब है हैड साइंड, कॉम्पेंसेशन आप जान गए हो, एट हैंड मतलब जो चीज़ हाथ में होती है, अभी आपके पास है। बढ़े आगे। कह रहा देर आर ऑल्सो इंडिकेशंस दैट द इंडाइटमेंट माइट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग इन रिलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज इन्वेस्टिगेशन of the corporate practices of Mr. Trump and the Trump organization। कह रहा है ऐसी भी इंडिकेशंस हैं, ऐसे भी हिंट हमें मिल गए हैं, ऐसे भी आसार हमें दिख रहे हैं कि ये जो इंडाइटमेंट है, ये जो सारा आरोप लगा अभी तक का, माइट भी हो सकता है ये हो महज एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, महज एक सुपरफिशियल चीज़। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है ऊपर ऊपर की बात है, अभी अंदर जाकर के हमें पता लगेगा क्या होने वाला है। कह रहा ऐसे भी हमें हिंट्स मिल रहे हैं, और किसमें, इस रिलेशन में जो है एक्सटेंट का, लेवल का, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की इन्वेस्टिगेशन का, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जो जांच चल रही है उसका, और किसमें, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस में ट्रंप साहब की और इनकी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बहुत लोग तो अभी यही बोल रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या, अभी जाकर के बहुत चीज़ें पता लगेंगी ट्रंप से जुड़ी हुई, जो गलत काम करता आया है। समझ गए। इंडिकेशंस की वर्ब है आर, देर आपका सब्जेक्ट नहीं है, याद रखें, ये वर्ब इंडिकेशंस के हिसाब से लगी हैं। अगर यहाँ पे एस ना होता तो यहाँ पे आर की जगह पे इज भी लगा हुआ हो सकता था। समझ गए मेरी बात को। देर का वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है। इंडाइटमेंट की वर्ब है माइट बी, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, टिप ऑफ द आइसबर्ग एक इडियम होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर से, आपको समझ में आएगा। देखो ये होता है आइसबर्ग, है ना, समंदर के अंदर रहेगा बीचों बीच। इसकी अब टिप देखोगे ना 10% होती है, 90% होता है पानी के नीचे। तो जो जहाज़ यहाँ से जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है ये कितना बड़ा है। तो ये टिप ही है सिर्फ, सारा मामला जो है अभी तक हमारे सामने आया है। इसके नीचे गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ा मामला है, कहने का मतलब है ये। समझ गए। उस पिक्चर से हमेशा इसको रिलेट करके रखें आइसबर्ग से। कह रहे इन May 2021 लीगल फाइलिंग्स in the New York revealed that the office of district attorney Cyrus Vance was arguing in the court that Mr. Trump's accountants were required to produce 8 years of his personal and corporate tax returns in compliance with the grand jury subpoena। कह रहे मई 2021 में जो लीगल फाइलिंग्स हैं, जो कानूनी फाइलिंग्स हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने रिवील किया कि जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का जो ऑफिस है, जो वहाँ के सरकारी वकील जो हैं साइरस वैंस, उनका जो ऑफिस है, वो कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा था कि ट्रंप का जो अकाउंटेंट है वो रिक्वायर्ड था कि प्रोड्यूस करे 8 सालों की ट्रंप की खुद की और कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न्स को। और किसके कंप्लायंस में ग्रांड जूरी सबीना के। सबीना होती है एक सम्मन, कोर्ट की सम्मन। ग्रांड जूरी मतलब बहुत बड़ी बेंच। तो एक बहुत बड़ी बेंच के जो सम्मन आए हैं उसकी कंप्लायंस में ट्रंप के अकाउंटेंट को ट्रंप की 8 साल की सारी रिटर्न्स पेश करनी पड़ेंगी कोर्ट को। तो बता रही ऐसा ऐसा पास्ट में हो भी चुका है, इतना मामला आगे बढ़ चुका है ना, ट्रंप पे लांछन लगने लग गए हैं। लीगल फाइलिंग्स की वर्ब है रिवील्ड, ऑफिस ऑफ डीए की वर्ब है वॉज आर्ग्यूइंग, ट्रंप अकाउंटेंट्स की वर्ब है वर रिक्वायर्ड। सबीना आपको बता दिया मैंने, कोर्ट का सम्मन कहलाता है। कह दिस हिंटेड दैट व्हाट वाज ओरिजिनली सस्पेक्टेड टू बी एन इंक्वायरी into illicit payments made by Mr. Trump's associates prior to the 2016 presidential election to 2 women who said they had affairs with Mr. Trump had expanded into a far-reaching investigation relating to bank and insurance fraud। अब देखो यहाँ से मामला कहाँ से कहाँ शुरू हुआ और कहाँ तक बढ़ा। कह रहे ये पूरी बात हिंट करती है
कि जो चीज़ व्हाट जिसको ओरिजिनली सस्पेक्ट किया गया था पैसिव वॉइस में, जिस चीज़ पे शुरुआत में पूरा जो है ना शक था, शुबा था, एक इंक्वायरी होने का, छोटी सी जांच होने का, इलिसिट पेमेंट्स में, इलीगल पेमेंट्स में जो मेड बाय थी, जिनको किया गया था ट्रंप के एसोसिएट के द्वारा, ट्रंप के जो है जुड़े हुए ट्रंप से लोगों के द्वारा। कह रहा है इस चीज़ ने यही हिंट किया कि जो मामला इस तरह से शुरू हुआ था, इस तरह की पेमेंट का, और पेमेंट हुई थी पहले 2016 के इलेक्शन के, प्रायर टू 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और हुई थी दो औरतों को जिन्होंने ये कहा कि वो ट्रंप की गर्लफ्रेंड है, दोनों ने बोला कि हमारे ट्रंप के साथ अफेयर्स भी थे, ऐसा जो मामला था। कह रहा है वो एक्सपेंड हो गया, ये पूरा मामला बड़ा हो गया, बढ़ गया एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन में जो रिलेट करती है बैंक और इंश्योरेंस फ्रॉड से। तो मामला ऐसे बना था, देखो मैं आपको बताता हूँ, मामला ऐसे बना था कि 2016 से पहले ट्रंप ने दो औरतों को पैसे दिए हैं अपने जो है, अपने ऑफिस के जो है, जो उसके एसोसिएट हैं उनके जरिए, और दोनों औरतों को पैसे दिए हैं कुछ इलेक्शन में फ्रॉड करवाने के लिए, और बाद में इन औरतों को पकड़ा तो बोली हम तो ट्रंप की गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे ही मामला शुरू हुआ था, और मामला बढ़ते बढ़ते अब कहाँ पहुँच गया, ट्रंप तो पिछले 15 सालों से इसकी कंपनी जो है बैंक और इंश्योरेंस फ्रॉड के अंदर लिप्त है। जैसे हर्षद मेहता का फ्रॉड था, तेलगी का फ्रॉड था, वैसे ट्रंप वाला भी एक फ्रॉड 15 सालों से चल रहा है। ऐसे ही मामला तूल पकड़ा, समझ गए। अब आओ इसमें सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। दिस की वर्ब है हिंटेड, वट की वर्ब है वॉज ओरिजिनली सस्पेक्टेड, और ये जो वट वॉज ओरिजिनली सस्पेक्टेड, ये जो क्लोज है इसकी वर्ब है हैड एक्सपेंडेड। आप जानते हैं वट से बनाने वाला क्लोज, जो क्लोज है हमेशा नॉन क्लोज बनाता है और अपनी अलग से वर्ब लेता है, तो इस पूरे क्लोज की वर्ब है हैड एक्सपेंडेड। हु की वर्ब है सेड, इन औरतों के लिए आया है। दे की वर्ब है हैड। फार रीचिंग, जो मैंने आपको बताया था स्वीपिंग हो, ब्रॉड हो, जिसका बहुत बड़ा दायरा हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी जिसका दायरा बहुत बड़ा है, फार रीचिंग है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये सारे वर्ड्स अपने बाद में हमेशा टू लेंगे देन की वजह जगह, है ना, देन की बजाय। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर और प्रायर, 8 ही वर्ड हैं, ज़्यादा आपको रट्टा मारना नहीं है। सीनियर जूनियर आप जानते हो, एंटीरियर मतलब सामने वाला जो हिस्सा, जैसे गाड़ी का जो बोनेट है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा, जैसे गाड़ी की डिक्की है ना। तो ये सब के सब अपने बाद क्या लेंगे भाई, कभी भी कंपैरिजन के लिए देन नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे टू। तो प्रायर देन नहीं, प्रायर टू द 16 इलेक्शन, ऐसा हमने लिखा है। बढ़ेंगे आगे। ये रूल आपको अगर पेपर देने जा रहे हो अगले 1 महीने में, ये रूल आपको याद नहीं है तो समझ लेना, इंग्लिश में आपकी तैयारी अभी भी सही पटरी पे आई नहीं है ना, आप तैयार ही नहीं हो अपने पेपर देने के लिए। ये ऐसे रूल्स हैं जो बच्चे की जुबान पे होने चाहिए, है ना, सिंपल से रूल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाइल मिस्टर ट्रंप हैज़ करेक्टरिस्टिकली अटैक्ड द ऑनगोइंग इंडाइटमेंट एंड ब्रॉडर केस एज अ पॉलिटिकल विच हंट बाय द रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स, there is no escaping the reality that if the charges stick, the investigation continues to broaden its scope, he will be hobbled by a political distraction should he attempt a second presidential run in 2024। लंबा सेंटेंस है, बहुत सारी कंडीशन है, ध्यान से देखो। कह रहे जहाँ ट्रंप साहब ने करेक्टरिस्टिकली अटैक किया है, जहाँ ट्रंप साहब ने अपने करेक्टर के हिसाब से, अपने चरित्र के हिसाब से बिल्कुल फॉर्म में आकर के अटैक कर दिया है इस पूरी ऑनगोइंग इंडाइटमेंट को, इस पूरी की पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन को, आरोपों को, और इस पूरे बड़े से केस को, ब्रॉडर केस को, और कैसे एक सियासी विच हंट के तौर पे। देखिए विच हंट का मतलब होता है अपने दुश्मनों को सत्ता में आने के बाद ढूंढ करके मारना, उनको जेलों में डालना, उनको परेशान करना। तो ट्रंप यही बोल रहा है, मैं इलेक्शन तो हार गया और बाइडन जो है मेरे पीछे पड़ा है, विच हंट का शिकार हो गया हूं मैं, ऐसा ट्रंप ने इन पूरे केसेस को बताया है। और ये विच हंट किसके द्वारा है, रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स के द्वारा, जो है जो बाइडन की पार्टी के द्वारा। कह रहे जहां ऐसा है, अब देखो आगे हुआ क्या। कह रहे फिर भी कोई स्केपिंग नहीं है, फिर भी कोई बचने का रास्ता नहीं है। किससे भाई, इस रियलिटी से, इस हकीकत से, दैट वो ये कि अगर ये चार्जेस स्टिक कर गए, अगर ये चार्जेस, कंडीशनल टेंस बना रहा है फर्स्ट कंडीशनल, अगर ये चार्जेस बचे रह गए, स्टिक कर गए, बने रह गए, तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो गई ब्रॉडन करने के लिए अपने स्कोप को, पूरी जांच और बढ़ गई अपने दायरे को बड़ा करने के लिए, तो ये ट्रंप हॉबल्ड होगा। ये ट्रंप जो है जरूरी अपने रास्ते में रोड़े देखेगा। हॉबल होने का मतलब है हिंडर होना, ऑफसेट होना। तो ट्रंप का रास्ता रुकने ही वाला है एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन के द्वारा, एक सियासी डिस्ट्रैक्शन के द्वारा। अगर वो अटैम्प्ट कर दे एक दूसरी सियासी रन को, प्रेसिडेंशियल रन को 2024 में। समझे, सेंटेंस लंबा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर स्ट्रक्चर को देख लेंगे।
जहां ट्रम्प साहब ने अपने करेक्टर के हिसाब से इस पूरी केस को और इंडाइटमेंट को एक पॉलिटिकल विच हंट बता दिया, बोल दिया कि रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स जो हैं मेरे पीछे पड़े हैं चुनाव को हारने के बाद। कह रहा वहीं पे इस बात से, इस रियलिटी से बचा नहीं जा सकता कि अगर ये चार्जेस स्टिक कर गए, इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई पाई गई और अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो गई, अपने स्कोप को ब्रॉडन करने में बड़ी हो गई और ज़्यादा, तो ये ट्रम्प जो है होबल हो जाएगा। ये ट्रम्प अपने रास्ते में रोडों को देखेगा और ये रोडे होंगे पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन के द्वारा। अगर इसने अटैम्प्ट कर दिया 2024 में फिर से चुनावी जो है अभियान में खड़े होने को, प्रेसिडेंशियल रन में रन करने को। समझ गए? अब सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ट्रम्प की वर्ब है हैज़ अटैक्ड, स्केपिंग की वर्ब है इज, स्केपिंग यहाँ पे हो गया एक आपका जीरेंट, चार्जेस की वर्ब है स्टिक, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है कंटिन्यूस, ही की वर्ब है विल बी होबल्ड, ही की वर्ब है शुड ही अटेम्प्ट, है ना। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस बना है। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ देखने वाली चीज़ें। विच हंट आपने समझ लिया। रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम, रेडिकल लेफ्ट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट में हो, जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ हों, वो कहलाते हैं रेडिकल लेफ्ट, है ना, जो कि पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा मानते हो, राष्ट्रवादी बातों को ना मानते हो। स्टिक का मतलब बने रहना, डिस्ट्रैक्शन आप जानते हैं, डाइवर्जन हो, डिस्टर्बेंस हो। सेकंड कंडीशनल की, फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है शुड ही अटेम्प्ट। जो ऊपर आपने देखा था वही ऑल्टरनेटिव फॉर्म आप यहाँ भी देख रहे हो। इफ़ ही अटेम्प्ट्स को हमने शुड ही अटेम्प्ट लिखा हुआ है। अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, एस्केप ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप कभी फ्रॉम देखोगे और कभी फ्रॉम नहीं देखोगे, कभी तो फ्रॉम देखोगे और कभी फ्रॉम नहीं देखोगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे एस्केपिंग के बाद में फ्रॉम क्यों नहीं लगा? चलो कुछ सेंटेंसेज है हमारे पास, नीचे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। एस्केप एक वर्ब भी है, एस्केप एक नाउन भी है। वर्ब फॉर्म में अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा अगर कांटेक्ट हो गया है, उस चीज़ से कांटेक्ट नहीं हुआ है तो। मान लो आपको किसी चीज़ से बचना है और उस चीज़ के जाल में आप अभी तक फंसा ही नहीं हो, कांटेक्ट उस चीज़ से आपका हुआ ही नहीं है, तो उस चीज़ से एस्केप करने के लिए आप कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करोगे। और जहाँ पे कांटेक्ट हो जाए, किसी जाले में आप फंस चुके हो और वहाँ से एस्केप कर रहे हो, तब आप फ्रॉम लगाओगे। नाउन फॉर्म में एस्केप के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, वर्ब फॉर्म में ये फॉर्मूला है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द प्रिजनर्स या 3 प्रिजनर्स एस्केप्ड या एस्केप्ड फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट। 3 प्रिजनर्स जो हैं एस्केप कर गए जेल से पिछली रात। अब देखो जेल के अंदर थे तभी एस्केप किए ना, ऐसे प्रिजनर्स तो नहीं थे जो जेल में थे ही नहीं। भाई जेल में नहीं थे तो प्रिजनर्स ही नहीं थे, मतलब जेल के अंदर से भागे हैं, जेल के कांटेक्ट में आने के बाद भागे हैं। अगर ऐसा है तो एस्केप नहीं, एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। समझ गए? सिंपल सा फॉर्मूला है। द ओल्ड मैन एस्केप्ड या एस्केप्ड फ्रॉम डेथ अनहर्ट। बूढ़ा आदमी बच गया मौत से बिना किसी चोट के, अनहर्ट होकर के। अब ये बताओ मौत से बचा, क्या मौत की चपेट में आ गया था? अगर मौत की चपेट में आ गया था तो मर गया था, फिर बचने का कोई चांस नहीं है। जिस चीज़ के कॉन्टैक्ट में, चपेट में नहीं आए हो, वहाँ पे एस्केप फ्रॉम नहीं, बिना फ्रॉम के एस्केप को यूज़ करें। द ओल्ड मैन एस्केप्ड दैट अनहर्ट। वैसे ही इट एस्केप्ड फ्रॉम माई नोटिस दैट माई कार वॉज मिसिंग फ्रॉम द पार्किंग लॉट। ये मेरे नोटिस से एस्केप कर गया कि मेरी कार जो है मिसिंग थी पार्किंग लॉट से। भाई मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी कार जो है वो तो उठा करके ले गए लोग, है ना, पार्किंग लॉट में से गायब है। देखो मेरे नोटिस में क्या ये चीज़ पहले थी या नहीं थी? मेरे नोटिस में अगर ये चीज़ होती, देखो मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, नोटिस के अंदर है, और तब एस्केप कर जाए तब आएगा एस्केप फ्रॉम। और अगर मेरे नोटिस में आई ही नहीं, मैं वहाँ से गुजर ही गया, मैं उस चीज़ को देख ही नहीं पाया, तब मैं लगाऊंगा एस्केप। जनरली आपको यहाँ पे एस्केप लगाने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपके नोटिस में आ गई होती तो आपके नोटिस से एस्केप नहीं करती। अगर आप देख लेते आपकी कार वहाँ नहीं खड़ी है तो फिर आप देख ही लेते, ये एस्केप करने का मामला नहीं है। आपके नोटिस में वो चीज़ आ ही नहीं पाई, इसी वजह से आप ढूंढ ही नहीं पाए अपनी कार को वहाँ पे गायब जो थी। समझ गए ना? लास्ट सेंटेंस देखो, देयर वॉज नो एस्केप, ये एस्केप फ्रॉम द एनिमी, यहाँ पे एस्केप कर लेना। देयर वॉज नो एस्केप या एस्केप फ्रॉम द एनिमी। याद रखें यहाँ पे वॉज है आपका वर्ब, एस्केप है आपका सब्जेक्ट। एस्केप यहाँ पे वर्ब नहीं है, एस्केप एक नाउन है, नाउन फॉर्म में कोई झंझट नहीं है, एस्केप के बाद फ्रॉम आता ही है, पंगे लेने की जरूरत नहीं है। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द एनिमी। समझ के ना? नाउन है ना एस्केप यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आना ही है फ्रॉम। वर्ब फॉर्म में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जहाँ पे वर्ब लगे वहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश आसान है अगर आप लॉजिक के पीछे भागो, इंग्लिश बहुत मुश्किल है अगर आप रूल को रट्टे मारने के पीछे भागो, है ना। देयर हैव बीन ट्रबलिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज बिजनेस एक्टिविटीज़ ever since he's entered office, including
गिवन दैट हिज रियल एस्टेट होल्डिंग्स वर यूज्ड फॉर यूएस गवर्नमेंट एक्टिविटीज वेदर ही वाज इन वायलेशन ऑफ इमोलमेंट क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेंटेंस को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं। गिवन दैट वाला फ्रेज को थोड़ा अलग कर दो, बताऊंगा मैं बाद में क्यों अलग करना है, सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो समझते जाओ। कह रहे देयर हैव बीन ट्रबलिंग क्वेश्चंस, ट्रबल करने वाले क्वेश्चंस रहे हैं, देयर हैव बीन, और किस बारे में, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। और कब से, जब से ही, एवर सिंस, जब से ही उसने एंटर किया है अपने ऑफिस को, जब से उसने ऑफिस में बैठा था। कह रहे जिसमें शामिल है, अब इस चीज़ को छोड़ दो बीच वाली को, कह रहे इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ये वाली बात, वेदर हाँ के ना, ही वॉज इन वायलेशन, वो वायलेशन में था या नहीं, इमोलमेंट क्लोज के, संविधान के इस कानून के, इस जो है संविधान के इस कलम के, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के। समझ गए, सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ही ट्रबलिंग क्वेश्चन रहे हैं उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ में जब से ही वो ऑफिस में एंटर किया है, जिसमें शामिल है ये वाला क्वेश्चन, हाँ कि ना, वो वायलेशन उल्लंघन कर रहा था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के इस इमोलमेंट क्लोज का या नहीं। अब देखो ऐसा क्यों है, अब ये वाला पढ़ लो। कह रहे देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, देखते हुए इस चीज़ को, इस गिवन दैट कि उसकी जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं वो यूज़ की गई थी यूएस गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए। तो ट्रम्प क्या बोलता था, मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अमेरिका की सरकार को मैं किराए पे दे रहा हूँ, है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी खुद है और अपनी बिल्डिंग को ही अमेरिका की सरकार को किराए पे दे रहा है। तो एक इमोलमेंट क्लोज है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट है, जो सिटिंग एमएलए है, जो सिटिंग एमपी है, कांग्रेसमैन है, वो अपने जो है इमोलमेंट को नहीं लेंगे, इस तरीके से सरकार को कुछ बेच करके अपना जो है पैसा नहीं बनाएंगे। तो इस क्लोज की वॉयलेशन में ट्रंप ऑलरेडी आ रहा था, इस बात से, इस फैक्ट से। अब समझे सेंटेंस को। अब देखो ये बीच वाला गिवन दैट जो मैंने अलग से किया है, इस पे ग्रामर रूल बनता है, पहले सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, क्वेश्चंस की वर्ब है हैव बीन, ही की वर्ब है एंटर्ड। एंटर के बाद में कभी कोई प्रिपोजिशन यूज ना करें। अगर आप कहीं पे घुस रहे हैं, किसी कमरे में घुस गए, किसी ऑफिस में घुस गए, किसी चीज़ में घुस गए ना, तो आप एंटर के बाद में कोई प्रिपोजिशन ना लगाएं। एंटर इनटू मिलेगा जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो अलग चीज़ है। एंटर इनटू एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ही की वर्ब है वॉज, होल्डिंग्स की वर्ब है वर यूज्ड। अब देखो ध्यान से गिवन दैट, देखो गिवन दैट और गिवन दो तरह के आपको मिलेंगे वर्ड्स। गिवन एक प्रेपोजिशन है, गिवन दैट एक कंजंक्शन है। गिवन का मतलब है देखते हुए इस चीज़ को, कंसीडरिंग। गिवन दैट का भी मतलब है देखते हुए इस चीज़ को, कंसीडरिंग। लेकिन इसके बाद में, क्लोज के बाद में आपको मिलेगा एक, क्या मिलेगा, क्लोज, है ना, कंजंक्शन है। तो गिवन दैट के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, खाली एक नाउन आ रहा है, तो समझ लेना गिवन दैट नहीं, गिवन का काम पड़ेगा वहाँ। अब ध्यान से समझो कैसे। गिवन या गिवन दैट द स्केल ऑफ द पैंडेमिक, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज अ मस्ट। कह रहे देखते हुए पैंडेमिक के स्केल को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बड़ा ही मस्ट है। देखो गिवन या गिवन दैट के बाद में क्या मिल रहा है आपको, एक नाउन मिल रहा है, द स्केल ऑफ द पैंडेमिक। अब यहाँ कॉमा लग गया और यहाँ पे अलग क्लोज है। तो गिवन दैट के बाद में आपको कोई क्लोज तो मिला नहीं। अगर क्लोज नहीं मिला तो कंजंक्शन भी नहीं चाहिए, आप यहाँ पे लगाएं गिवन को। समझ गए, सिर्फ नाउन मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, क्लोज नहीं मिला, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं मिला, तो उस केस में आएगा सिर्फ और सिर्फ गिवन। और इसको देखो, गिवन या गिवन दैट द पैंडेमिक इज इंटेंसिफाइंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज अ मस्ट। देखते हुए इस चीज़ को कि पैंडेमिक बहुत बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बड़ा जरूरी है। अब ध्यान दें, पैंडेमिक सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। इस केस में क्या करना है, इस केस में लगाना है गिवन दैट को। तो बड़ा ही सिंपल सा मामला है, गिवन और गिवन दैट में से किसको कब यूज करना है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन दैट के बाद में होल्डिंग्स वर यूज, सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ रहे हैं, इसलिए हमने गिवन दैट को यूज किया। आज के क्विज में यूज होगा ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट। कह रहा द लार्जर क्वेश्चन हाउ एवर इज द वन फेसिंग द रिपब्लिकन पार्टी एज सच। कह रहा और बड़ा जो क्वेश्चन है वो है हाउ एवर, वो वाला जो फेस कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी को, इस तरह का। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, when the next presidential election rolls around, will it continue to place its faith in a man who, despite claiming to be an outsider to Washington politics, is evidently no different from any run-of-the-mill plutocrat or any network member of a corporate elite bent on maximizing political gain, personal gain, no matter the social cost। कह रहे जब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रोल्स अराउंड होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, जब अगला इलेक्शन हैपन होगा, अराइव होगा, रोल अराउंड होगा, आपको जो है शुरू होगा, तो क्या ये पार्टी कंटिन्यू करेगी, विल इट कंटिन्यू, क्या करना भाई,
प्लेस करना अपने फेथ को, रखना अपने विश्वास को, भरोसे को एक ऐसे मान में, एक ऐसे आदमी में। कैसा आदमी? हु डिस्पाइट क्लेमिंग, जिसके बावजूद क्लेम करने के, ऐसे आदमी के दावा करने के जो दावा है आउटसाइडर होने का वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स में, कह रहे जो कि बावजूद इस दावे के इज है एविडेंटली नो डिफरेंट फ्रॉम, जाहिर तौर पे बिल्कुल भी अलग नहीं किसी भी रन ऑफ द मिल प्लूटोक्रेट से। प्लूटोक्रेट होता है एक रिच पॉलिटिशियन और रन ऑफ द मिल मैंने आपको बता दिया मीडियोकर है ना, ऑर्डिनरी, जो कि किसी प्लूटोक्रेट से, ऑर्डिनरी प्लूटोक्रेट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और या फिर किसी नेटवर्क्ड मेंबर से जो कि कॉर्पोरेट एलिट का है, कॉर्पोरेट कोई CFO, CEO, चेयरमैन हो है ना, इस तरह का प्रमोटर हो जो कि बेंट ऑन होता है, जो कि उतारू होता है मैक्सिमाइज करने पे अपने पर्सनल गेन को बिना किसी सोशल कॉस्ट को ध्यान दिए, नो मैटर द सोशल कॉस्ट। तो कह रहे अब रिपब्लिकन पार्टी के सामने यही सवाल है, इलेक्शन आएंगे तो क्या भरोसा ट्रंप में जिताओगे, अपना दिखाओगे जो एक ऐसा आदमी है जो कि एक साधारण सा प्लूटोक्रेट है जैसे सभी के सभी होते हैं, या फिर कॉर्पोरेट एलीट होते हैं जिनका एक ही काम होता है अपना पैसा कमाना, पर्सनल गेन को देखना, सोशल कॉस्ट को बिना ध्यान दिए, है ना, ये सवाल है। समझ गए? देखने वाली चीज़ें, क्वेश्चन की वर्ब है इज, फेसिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाला है जो फेस कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वर्ब है रोल्स अराउंड, अराउंड, रोल अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, अराइव होना, हैपन होना। विल इट कंटिन्यू, यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आई हुई है, कंटिन्यू मेन वर्ब है क्योंकि पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो इस केस में हम इन्वर्जन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर के आते हैं। हु की वर्ब है इज, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। डिस्पाइट मतलब बावजूद, रन ऑफ द मिल आप देख चुके हो, मीडियोकर को बोलते हैं। प्लूटोक्रेट भी आप जानते हो, ऐसा आदमी जो पॉलिटिक्स में भी हो और बहुत पैसे वाला भी हो। बेंट ऑन और इंटेंट ऑन दो प्रिपोजिशनल फ्रेज हैं। बेंट ऑन का मतलब उतारू, इंटेंट ऑन का मतलब उतारू, लेकिन एट मत लगाया ना इनके बाद में, एट मत लगाया ना, ऑन आता है या अपॉन आ जाता है, अपॉन भी ठीक है, अपॉन भी गलत नहीं है, लेकिन एट वैट इनके बाद में मत लगाया ना, बेंट ऑन, इंटेंट अपॉन। चलो आगे बढ़े। करे शुड दे डू सो फॉर वांट ऑफ रियल लीडरशिप विद इन देयर रैंक्स, दैट वुड बी अ सैड कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ एंड प्रोस्पेक्ट फॉर द कंजर्वेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। कह रहा है अगर वे ऐसा करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल की अगेन ऑल्टरनेटिव फॉर्म, इफ दे डू सो को लिख दिया हमने शुड दे डू सो। समझ गए मेरी बात को? कह रहा है अगर वो ऐसा करते हैं, अगर ट्रंप पे अपना भरोसा जताते हैं, और किसके लिए? वांट ऑफ के लिए, ज़रूरत के लिए, सर्च के लिए, रियल लीडरशिप को अपने ही रैंक्स में, अपने ही जो है आसपास के लोगों में, अपने बीच में, है ना, अपने लोगों में। तो कह रहा है जो कि होगा दैट वुड बी होगा एक बहुत ही सैड कमेंट्री, एक बहुत ही गलत कमेंट्री, कमेंट्स स्टेट पे, एक तो अवस्था पे और दूसरा प्रोस्पेक्ट पे, भविष्य पे, कंजर्वेटिव मूवमेंट के लिए इस कंट्री के अंदर। समझ गए ना? तो रियल लीडरशिप जो है उसी की तलाश के अंदर, अपने रैंक्स के अंदर अगर वो ट्रंप पे ही भरोसा जताते हैं, उनको लगे कि हमारे अंदर ट्रंप से बड़ा कोई लीडर है ही नहीं, इसी काम को कर दें, तो ये अमेरिका की कंजर्वेटिव मूवमेंट के, कंजर्वेटिव पार्टी की मूवमेंट के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही सैड कमेंट्री होगी, बहुत ही खराब कमेंट होगा। समझ गए? दे की वर्ब है शुड डू, अगेन कंडीशनल की अल्टरनेटिव फॉर्म है, बता रहा हूँ। दैट की वर्ब है वुड बी। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है ना, फॉर वांट ऑफ, इन सर्च ऑफ। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावनाएं, लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी। थोड़ा मुश्किल था आज का आर्टिकल, कंडीशनल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, जिसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म नहीं आती थी वो बड़ा परेशान होगा, अब मेरे हिसाब से ईजी बन गया होगा। फटाफट से वीडियो को एक लाइक दें, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक देने के लिए बोल रहा हूँ, ज़रूर से लाइक देना। ये आपके क्वेश्चन है आज के, मेरे हिसाब से इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका गलत होगा। जिस लड़के या लड़की ने पूरे मन से देखा है उसको पता होगा इंटेंट के बाद में क्या आता है, चार्ज के बाद में क्या लगाना है, एस्केप के बाद में कब फ्रॉम लगाना है, कब नहीं लगाना है, गिवन और गिवन दैट में क्या फ़र्क है, और वॉली, लार्सनी, फेलनी और फूलहार्डी क्या वर्ड्स होते हैं। ये 5वां 6वां क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, शुरू वाले 5 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब कोई ये मत बोलना सर हमें आ नहीं रहा, अरे पूरी वीडियो देखिए ना ध्यान से, मेरे आपको आंसर मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में, इसी 5 क्वेश्चंस के मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करो, ठीक है? आपको पता लग जाएगा 5 में से कितने मार्क्स आपको मिले। 6वां क्वेश्चन है भाई, क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा है? इंट्रेपिड का। इंट्रेपिड का मतलब होता है दुसाहसी। फोर्ज का मतलब होता है रिश्ते बनाना या डॉक्यूमेंट की जालसाजी करना, ये इसका आंसर नहीं है।
हॉबल का मतलब होता है रास्ते में रोड़े अटकाना, ये इसका आंसर नहीं है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावनाएं, लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी, ये इसका आंसर नहीं है। इंट्रेपिड दुसाहसी का मतलब होता है फूलहार्डी, या इसको आप बोल दो ऑडेशियस, है ना, बोल्ड बोल दो, रिस्की बोल दो। तो ये आपका आंसर है सी, सेमी क्वेश्चन का। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है आपका, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखो। मेरी भी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो रही है आपके साथ में, है ना। रोज़ लिखा करो, लिखने से आप खुद करके देखो, 10 दिन प्रैक्टिस करो, आपको पता लग जाएगा। बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिखने से आपको कितना इंप्रूवमेंट मिलता है। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। अपने मार्क्स जरूर बताएं मुझे, आउट ऑफ 6 आपको कितने मिले। अंटिल देन रात को 9:30 बजे मिलूंगा, है ना, SSC और SBI की वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग आउट।